आप सबका मेरे चैनल किरण एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं जैव प्रक्रम पोषण के अंतर्गत मनुष्य में होने वाले पोषण के बारे में बताने जा रही हूँ। मनुष्य में पोषण के लिए एक जटिल पाचन तंत्र होता है जो आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो हम बारी बारी से इस सब के बारे में देखने जा रहे हैं। आहार नाल, ये आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है और मुख गुहा से मल द्वार तक फैला होता है। तो हम आहार नाल के विभिन्न भागों और उसके पाचन के बारे में समझें। सबसे पहले मनुष्य के आहार नाल में मुख आता है और उसके बाद मुख गुहा। मुख गुहा के बाद एक छोटी सी रचना ग्रसनी है और उसके बाद लंबी सी पाइप ग्रास नली या इसको फुट पाइप भी कहते हैं। उसके बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत और छोटी आंत 3 भागों में बना होता है। छोटी आंत का अगला भाग है डेडुनम जो सी आकार का है, जेजुनम छोटी सी नली और इलियम कुंडलित नली। इलियम, यहाँ पर इलियम होगा। उसके बाद बड़ी आंत और बड़ी आंत का ही भाग रेक्टम और एनस। चलिए हम शुरू से देखते हैं कैसे मुख से लेकर मल द्वार तक भोजन का पाचन होता है। सबसे पहले भोजन मुख से लिया जाता है और मुख गुहा में प्रवेश करता है। मुख गुहा में दांत भोजन को पीसने का काम करता है और इसे महीन चूर्ण में परिवर्तित कर देता है। मुख गुहा में ही 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को गीला और लसलसा बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा स्टार्च का पाचन भी करती हैं। मुख में जीभ होता है जो स्वाद का ज्ञान कराने के अलावे भोजन को गीले भोजन को उलटने और लार मिलाने का काम करता है। इसके बाद भोजन मुख गुहा के अंतिम सिरे पर एक छोटा सा द्वार होता है जिसे ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, एक का नाम है निगल द्वार। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, एक है निगल द्वार और दूसरा है कंठ द्वार। निगल द्वार के द्वारा भोजन ग्रासनली में आता है, जबकि कंठ द्वार के द्वारा भोजन नहीं, नाक से लिया हुआ हवा ट्रैकिया या श्वास नली में जाती है। तो कंठ द्वार के पास एक छोटी सी पट्टी नुमा रचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस या हम लोग अपनी भाषा में उसको बोलते हैं टॉन्सिल, एपिग्लॉटिस कहा जाता है। एपिग्लॉटिस कंठ द्वार को बंद करके रखता है, क्योंकि जब हम भोजन करते रहते हैं तो भोजन का एक कण भी अगर कंठ द्वार के द्वारा ट्रैकिया में पहुंच जाए तो जान पर बनाती है। इसलिए कंठ द्वार को एक छोटी रचना एपिग्लॉटिस ढकती है और ये सजेशन दिया जाता है कि खाना खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि खाना खाते वक्त हवा वाली नली में कंठ द्वार के द्वारा भोजन का कोई कण श्वास नली में ना चला जाए। उसके बाद ग्रसनी निगल द्वार के द्वारा ग्रसनी से होते हुए निगल द्वार के द्वारा भोजन ग्रास नली या फूड पाइप में आती है। ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, लेकिन इस तरह से नली है तो भोजन जैसे जैसे आगे बढ़ता है नली चौड़ी होती जाती है और आगे बढ़ने के बाद वो पतली होती है। इस गति को यानी मुख गुहा से ग्रसनी होते हुए भोजन जब ग्रास नली में आती है तो भोजन का एक क्रमानुकुंचन गति होती है और इस तरह से भोजन क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। आमाशय
एक डी आकार की रचना है जिसमें भोजन का पाचन होता है। आमाशय से आमाशय रस या जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं। एक जठर रस या आमाशय रस में 3 तरह के एंजाइम, एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी म्यूकस, सी निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। चलिए देखते हैं आमाशय से निकलने वाला आमाशय रस या जठर रस के बारे में। तो जठर रस HCl, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन और म्यूकस से मिलकर बना होता है। अब ये तीनों एंजाइम कैसे भोजन के पचने में मदद करते हैं। सबसे पहले HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो मुंह के द्वारा आए हुए बैक्टीरिया या वायरस को मारने का काम करता है, क्योंकि HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इसके अलावा HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से मिलकर सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। सक्रिय पेप्सिन, HCl प्लस निष्क्रिय पेप्सिनोजेन बदल गया सक्रिय पेप्सिन में। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। म्यूकस एक लसलसा सा पदार्थ है जो आमाशय के कोमल दीवार, आमाशय की दीवार मांसपेशियों की बनी होती है, बहुत कोमल होती है, तो आमाशय की कोमल दीवार को एक आवरण प्रदान करता है म्यूकस, और HCl से उसकी रक्षा करता है। इस तरह से आमाशय से निकले आमाशय रस का अपना अलग अलग कार्य है। HCl अम्लीय माध्यम प्रदान किया, HCl और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन मिलकर सक्रिय पेप्सिन बनाया जो प्रोटीन को पचाता है। सक्रिय पेप्सिन किसको पचा रहा है? प्रोटीन को। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और म्यूकस आमाशय की दीवारों को आस्तरित करता है और उसको HCl के अम्लीय प्रभाव से बचाता है। HCl के अम्लीय प्रभाव के कारण कभी कभी पेप्टिक अल्सर या जिसको कहते हैं अम्लता की अधिकता हो जाने के कारण घाव सा हो जाता है, यानी वहाँ म्यूकस की कमी हो जाती है और HCl की अधिकता हो जाती है, जिससे आमाशय की भीतरी दीवार में घाव हो जाती है। अब आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के 3 भाग हैं। सबसे पहले ये सी आकार की रचना जिसका नाम है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम तथा इलियम, यह अंदर का कुंडलित भाग है इलियम। छोटी आंत सबसे लंबी रचना है। इन सब रचनाओं में छोटी आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, जिसके 3 भाग हैं। ऊपर वाला सी आकार की रचना ड्यूडेनम, बीच वाला छोटा सा भाग जेजुनम, और अंदर के भाग को जो कुंडलित भाग है और ये 6 से 8 मीटर लंबा होता है, इसको कहते हैं इलियम। तो ये तीनों मिलकर छोटी आंत बना है। अब हम देखते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले छोटी आंत का पहला भाग जिसका नाम है ड्यूडेनम। छोटी आंत के पहले भाग का नाम है ड्यूडेनम, जो सी आकार की रचना है। ड्यूडेनम में बहुत सारे एंजाइम आकर मिलते हैं। तो सबसे पहले ड्यूडेनम के बारे में जाने। ड्यूडेनम में 3 पाचक ग्रंथियां मिलती हैं। एक है यकृत, दूसरा अग्नाशय और तीसरा खुद आंत का अपना रस। तो बारी बारी से यकृत, तीनों पाचक ग्रंथियों के बारे में जो ड्यूडेनम में आकर मिलता है। सबसे पहले यकृत, या जिसको अपनी भाषा में
सॉरी अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है। यकृत या लीवर। लीवर या यकृत शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जिससे पीत रस और पीत लवण दो चीज निकलते हैं। पीत रस और पीत लवण। यकृत से पीत रस और पीत लवण निकलते हैं। यकृत से निकला हुआ पीत रस या पीत लवण भोजन पचाने के लिए कोई एंजाइम तो प्रदान नहीं करता, लेकिन भोजन पचाने में बहुत मदद करता है। यकृत से निकले पीत रस एक थैली नुमा छोटी सी रचना में जमा होती है, जिसे ये पित्ताशय या गॉल ब्लैडर इसी का नाम है। पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहा जाता है। यानी यकृत से जो भी पीत रस निकलता है वो पित्ताशय में आकर संचित हो जाता है। पित्ताशय से निकले पीत रस की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। तो ये पीत रस ऐसे निकल के और एक कॉमन नली के द्वारा छोटी आंत के ड्यूडेनम में आती है। पीतरस का दो काम हुआ। पीतरस पहला तो भोजन को अम्लीयता से आमाशय से आए भोजन की अम्लीय प्रकृति को क्षारीय बनाता है, और दूसरा इसमें उपस्थित पीत लवण वसा के बड़े कणों का पायसीकरण करते हैं, जिससे वसा के बड़ी बड़ी बूंदें छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। यानी वसा का टुकड़े टुकड़े में विभक्त करते हैं, जिसके कारण आगे जाके वसा का पाचन होता है। यहाँ तक अब तक मुंह से लेकर आमाशय तक में वसा का कोई पाचन नहीं हुआ। जो भी पाचन होगा छोटी आंत में होता है। तो पीत लवण वसा के बड़ी बूंदों का पायसीकरण करके उसको छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है। अब उसके बाद अग्नाशय, ये पीली पत्ती के समान रचना को कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से निकले रस का नाम है अग्नाशय रस, जिसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं। पहला है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? स्टार्च या मंद का। जबकि दूसरा एंजाइम का नाम है लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। नंबर 3 तीसरे एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन, जिस तरह से पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, उसी तरह से ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। इस तरह से अग्नाशय ग्रंथि से 3 एंजाइम निकलते हैं। एमाइलेज जो स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज जो वसा पाचक एंजाइम है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इसके अलावे नंबर 3 आंत ग्रंथियों से भी, आंत में भी बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, जिसे आंत ग्रंथियां कहा जाता है। आंत ग्रंथियों से भी रस निकलता है, जिसे आंत रस कहा जाता है। आंत रस भी भोजन के जटिल अणुओं को सरल करने का काम करता है, यानी तोड़ने का काम करता है। देखिए आंत रस में कौन कौन से होते हैं। आंत रस में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, स्टार्च, एक मिनट हाँ, प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में हो जाता है। प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में।
वसा टूट जाता है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। जबकि कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज रूप में टूट जाता है। इस तरह से आंत्र के द्वारा निकले आंत्र रस में भी प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जो उसको सरल रूपों में बदल देता है। इस तरह से भोजन का संपूर्ण पाचन इलियम, जो छोटी आंत का बहुत ही कुंडलित भाग है और लगभग बड़ी आंत के अंदर होता है, तो इलियम में भोजन का संपूर्ण पाचन और उसका अवशोषण हो जाता है। तो इलियम में एक और रचना होती है। इलियम की इस तरह की लंबाई है, तो इसकी लंबाई में एक अंगुली नुमा उभार निकली होती है। इस उभार का नाम है भिलाई। इस उभार को, अंगुली नुमा उभार को बोलते हैं भिलाई। भिलाई क्या करता है? भिलाई में रक्त केशिकाओं का जाल होता है, बहुत सारी इसमें रक्त केशिकाएं होती है। अब पाचित भोजन इलियम के भिलाई द्वारा अवशोषित होकर रक्त कोशिकाओं में चला जाता है और रक्त केशिकाओं से होते हुए यह प्रत्येक शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाता है, जहां ग्लूकोज का श्वसन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप शरीर को ऊर्जा मिलती है। इस तरह से छोटी आंत के इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन और उसका अवशोषण हो जाता है। अब इलियम के बाद, छोटी आंत के इलियम के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर एक अंगुली नुमा रचना होती है, जिसे अपेंडिक्स। छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि पर एक अंगुली नुमा रचना होती है, जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें सेलुलोज के पाचन के लिए इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती थी। हमारे शरीर में अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग के रूप में कार्यरत है, और जब कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है। अब अपचित भोजन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में अतिरिक्त जल का, जो भी भोजन होता है, अतिरिक्त जल का अवशोषण हो जाता है और शेष अपचित भोजन बड़ी आंत के रेक्टम में जमा हो जाता है, जो समय समय पर एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से मनुष्य में पाचन तंत्र एक जटिल रचना है और यह विभिन्न अंगों से पाचित होते हुए एनस तक पहुंचता है। तो ओके, एक चीज़ और बताते हैं। मनुष्य में दांत की संख्या 32 होती है और ये 2 बार उगते हैं, इसलिए इसका नाम है द्विदंती, और गड्ढे में स्थित होते हैं, इसलिए इसको नाम है थीकोडॉन। गर्ती दंत, शायद हिंदी में कोई थीकोडॉन। और ये दांत जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया और भोजन के अणु आपस में मिलकर एक प्लाक, एक पीली परत बनाती है, जिसे प्लाक कहा जाता है। और इसे अगर नहीं हटाया जाता है तो ये प्लाक मोटे होते जाते हैं, जो समय के साथ दांत का क्षरण करते हैं, यानी दांत को कमज़ोर कर देते हैं। इसे दंत अस्थि क्षय कहा जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर भोजन के बाद कुल्ला करना चाहिए, या कम से कम एक दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। ओके, मनुष्य में पोषण ये समाप्त हुआ। अगले वीडियो में श्वसन के बारे में बताएंगे।